नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हमने इसके पहले 22 लेक्चर्स देख लिए हैं इकोलॉजी में और आज ये आपका 23rd या 23वां लेक्चर है। इस 23वें लेक्चर में हम लोग प्रदूषण कंप्लीट करने वाले हैं। 23वें लेक्चर में हम लोग प्रदूषण से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं वो कंप्लीट करेंगे कि प्रदूषण से क्या होता है, कहाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। इसके पहले मैंने जैसे कि बताया था कि 22 लेक्चर तक आपका हुआ है, वहां तक में 1 से लेकर 5 चैप्टर आपके इन्वायरमेंट के खत्म हो चुके हैं। अब आपका एक प्रकार से कह लीजिए 6वां लेक्चर है, 6 लेक्चर या फिर 23 लेक्चर कह सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 आपका यहां से स्टार्ट है प्रदूषण से, ठीक है। तो आइए पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण वह भौतिक वातावरण, जल और वायु। भौतिक वातावरण तो आप जानते ही हैं, वह भौतिक वातावरण जल और वायु जिसमें शामिल हैं का कुछ अंश अवांछित तत्वों के साथ मिश्रण होता है। जब भौतिक वातावरण में चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो या फिर भूमि हो, इनमें किसी प्रकार के अवांछित जिनकी उनको उम्मीद नहीं होती है, उन तत्वों का जब समावेश होता है या मिश्रण होता है जिससे यह जीवन के लिए प्रतिकूल या अयोग्य हो जाता है, तो इसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। इसी प्रकार से प्रदूषण सामग्री या कारक वह है जो पर्यावरण के किसी भी घटक की प्राकृतिक गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मतलब कि मान लीजिए कि शुद्ध पानी आपने लिया, शुद्ध पानी में जब आप चीनी, चाय पत्ती और बहुत लोग बहुत तरीके की चीज मिलाते हैं, जिनके पास टाइम की कमी होती है वो क्या करते हैं, चीनी और चाय पत्ती ही मिला करके और साथ में या तो ब्लैक टी बना लेते हैं या तो फिर दूध भी मिला लेते हैं और काली चाय वाइट चाय बना के पी लेते हैं। हम लोग तो ब्लैक टी कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, तो इसलिए चीनी और चाय पत्ती ही याद है। तो जब मिला देते हैं तो पानी तो शुद्ध था ना, बॉयल किया, पानी शुद्ध था उसमें तक, उसके ऊपर से हमने कोई अवांछित चीज इसके लिए डाली, ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर बता रहे हैं कि उसने कुछ न कुछ तो ऑब्जर्व किया, जैसे चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, तो वो कुछ नया मिश्रण बन के तैयार हो गया। इसी प्रकार से जल, भूमि और वायु में कुछ अवांछित चीजें जब मिलती हैं बाहरी, तो वो प्रदूषण का रूप ले लेती हैं, यही बोल रहे हैं, और वो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। अब पर्यावरण में मुक्त होने के बाद जैसे कि अब आ जाते हैं इसके वर्गीकरण पे, तो सबसे पहले वर्गीकरण में देखते हैं कि पर्यावरण में मुक्त होने के बाद जिस रूप में बने रहते हैं उसके अनुसार अगर हम बात करें तो प्राथमिक प्रदूषक। सबसे पहले प्राथमिक प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषक क्या होते हैं उनको जान लेते हैं। ये उसी रूप में सतत बने रहते हैं जिसमें उन्हें पर्यावरण में जोड़ा जाता है या छोड़ा गया हो। पर्यावरण में उसी रूप में बने रहते हैं जिस प्रकार से पर्यावरण से जुड़ते हैं, मतलब इनमें कोई चेंजेस नहीं आता। जैसे डीडीटी या प्लास्टिक। प्लास्टिक आपके विषय में खूब, प्लास्टिक विषय में अच्छे से जानते हो। प्लास्टिक का नाम आते ही आप समझ जाएं कि प्लास्टिक, मान लीजिए हम लोग प्लास्टिक को जलाते भी हैं तब भी वो सिकुड़ के गोला का रूप लेकर के उसी फॉर्मेट में वो रहती है धरती पे, ठीक। अब आ जाइए द्वितीय प्रदूषक। यहां से यूपीपीसीएस में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो फैक्ट क्वेश्चन जहां पे आ रहा है वहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं। तो द्वितीय प्रदूषक की बात करें तो यह प्राथमिक प्रदूषक के बीच अन्योन क्रिया से बनता है। जब प्राथमिक प्रदूषक ये है ना, जब ये जो क्रिया करते हैं, मतलब मान लीजिए प्लास्टिक फेंक दी और जला दी, जो जलाने पे जो धुआं निकलेगा उनकी जो क्रियाएं चल रही है ना, उसके द्वारा ये द्वितीय प्रदूषक बन रहा है। यह प्राथमिक प्रदूषक के बीच अन्योन क्रिया से बनते हैं, जैसे पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, क्या, पैराऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट, ध्यान से पढ़िएगा, या पैन जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की अन्योन क्रिया से बनने वाले प्रदूषक ही आपके द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। प्रकृति में उनके अस्तित्व के अनुसार हम प्रदूषण की बात करें तो मात्रात्मक प्रदूषक होता है, एक मात्रात्मक प्रदूषक होते हैं। ये प्रकृति में उपस्थित होते हैं और तब प्रदूषक बन जाते हैं जब उनकी सांद्रता एक सीमा स्तर से
उच्च पहुंच जाए या पार पहुंच जाए। मतलब मान लीजिए कि हमने एक लाइन बनाई है, ये ठीक, ये कोई लाइन खींच दी है, अगर इसके ऊपर का मान लीजिए इसके ऊपर एक सीमा निर्धारित की है कि यहां तक अगर आपका जो है पोल्यूशन होता है तो वो हानिकारक नहीं होता है, ठीक। लेकिन जब इसके ऊपर पोल्यूशन होने लगे, इसके ऊपर से फ्लो होने लगे, तो हम उसको कौन सा प्रदूषक बोलेंगे? मात्रात्मक प्रदूषण बोलते हैं। तो वही यहां बता रहे हैं कि यह प्रकृति में उपस्थित होते हैं और तब प्रदूषक बन जाते हैं जब उनकी सांद्रता एक सीमा स्तर से परे या ऊपर पहुंच जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है एक लेवल के बाद ऊपर होगा तो आइस जो हमारे यहाँ जो ग्लेशियर हैं वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब पिघल जाएंगे। और जब पिघल जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी का जो है वो बहाव ज़्यादा हो जाएगा। मतलब पानी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा समुद्र में। जब पानी ज़्यादा मात्रा में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सी लेवल मतलब समुद्र का लेवल ऊपर उठेगा। मान लीजिए मैंने जैसे कि बताया, ये एक लेवल था यहाँ से जब यहाँ उठेगा तो यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप बने थे, मान लीजिए यहाँ पे कोई द्वीप बना हो, यहाँ पे कोई द्वीप है, यहाँ पे कोई द्वीप है, यहाँ पे कोई द्वीप रहा, तो वो सब तो देखिए पानी के अंदर आ गए हैं ना, वो सब तो पानी के अंदर आ गया है, वो पानी उसके ऊपर फ्लो हो रहा है, तो वही बता रहा है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब गुणात्मक प्रदूषक की अगर बात करें तो ये प्रकृति में उपस्थित नहीं होते और मानव निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा इनको बनाया गया होता है। अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल की तो जैसे कवकनाशक, शाकनाशी, डीडीटी, ये सब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम तीसरे टाइप की बात करें प्रदूषण में ही तो निपटन की प्रकृति के अनुसार बात करें तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कौन से हो सकते हैं? ऐसे अपशिष्ट उत्पाद जो माइक्रोबियल कार्यवाही से अपघटित हो जाते हैं, जैसे सीवेज। गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक जो कि हमारे द्वारा अगर हम पर्यावरण में छोड़े जाएं तो ये याद रखिए कि वो कई 100 वर्षों तक वैसे के वैसे रहेंगे। तो आपको पता है वो सीधा सीधा कि वो प्लास्टिक हैं। जैसे ऐसे प्रदूषक जो माइक्रोबियल कार्यवाही से विघटित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, डीडीटी, भारी धातुओं के लवण, रेडियो धर्मी पदार्थ, ये सब इसमें आते हैं। और चौथा टाइप बात करें तो उत्पत्ति के अनुसार प्रदूषक प्राकृतिक और मानवजनित हो सकती है। ठीक है, अब आ जाइए, सबसे पहले देखते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, प्रमुख वायु प्रदूषक और उनके स्रोत क्या क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये 4 प्रमुख घटनाओं की वजह से बढ़ता है। बढ़ता यातायात, बढ़ते शहर, तीव्र आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण। मेनली आजकल के टाइम में औद्योगिकीकरण जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका प्रदूषण भी बढ़ेगा, क्योंकि वहां से तो धुआं निकलता है भाई। औद्योगिकीकरण जितना ज्यादा होता है वायु प्रदूषण तो उतना ही ज्यादा होगा ना। तो वहां से धुआं निकलता है और उस धुएं की कालिख की वजह से के कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ज्यादा मात्रा में होगा और वो पोल्यूशन का रूप लेता है। तो ये हानिकारक पदार्थ के निर्वहन से वायु का प्रदूषक होता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वायु प्रदूषण के, वो हम लोग देखते चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO से डिनोट किया जाता है, यह रंगहीन गंधहीन गैस है जो पेट्रोल, डीजल और लकड़ी सहित कार्बन आधारित ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पादित होती है। ये देख लीजिए क्या कह रहा है, अपूर्ण दहन से उत्पादित होती है। अब हम इस कार्बन मोनोऑक्साइड की इंपॉर्टेंस बता देते हैं। यूपीएससी 2021 में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। पहली चीज, और आपको एक बात और बता दें कि मार्केट में जैसे बहुत सारे संस्थान हैं जो आंसर कीज निकालते हैं। जब यूपीएससी की आंसर की आई थी तो कार्बन मोनोऑक्साइड आंसर माना गया था। आप 2021 के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखिएगा तो सब नॉर्मली मान के चलिए कि 3 या 4 संस्थानों की कोचिंग की आंसर की सही थी, बाकी सब की गलत निकली। अब मान लीजिए आपने ये इस क्वेश्चन को गलत मान के रखा और आप एकदम बॉर्डर पे खड़े हैं, इसीलिए
2 4 5 10 नंबर ज़्यादा हो या कम हो, तो निगेटिविटी आ जाती है ना, इसीलिए कहा जाता है 2 4 5 10 नंबर ज़्यादा ही सोचना चाहिए, और 2 4 5 10 नंबर कम है तो फिर मतलब बढ़ने के चांसेस तो होते ही हैं नॉर्मली, होप नहीं छोड़नी चाहिए आदमी को। तो कहने का मतलब ये है कि आंसर की आ गई, आपने मिला लिया, मान लिया मार्केट के आंसर की आई, तो कम से कम 7 से 8% आजकल डिस्प्यूटेड आंसर की आती हैं। तो जब भी इस टाइप से आए ना, तो आप होपलेस मत होइए, आप मान के 10 नंबर का मार्जिन मान के ही चलिए कि वो चेंजेस होने ही वाले हैं। आप पढ़ाई को जारी रखिए, डिसकंटिन्यू मत करिए, क्योंकि बहुत लोग होता है कि प्रीलिम होता है उसके बाद पता लगता है कि ये 5 नंबर या 10 नंबर से मेरा हो सकता है रुक जाए, तो उनके लिए यह है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि यूपीएससी का रिजल्ट तो आ ही जाता है तेजी से, तो रखिए उनको ऐसे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। यूपी पीसीएस में भी डायरेक्ट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में, 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसी कार्बन मोनोऑक्साइड के ही ऊपर यूपीएससी ने भी क्वेश्चन और यूपी पीसीएस ने भी क्वेश्चन पूछा, और एक बार ही नहीं पूछा, कई बार पूछा है। स्टेट एग्जामों में तो कई बार पूछ लिया है, और क्वेश्चन का नेचर ऐसा होता है, आप तुरंत पकड़ सकते हैं कि इनमें से कौन सी गैस है जो कि ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन हैं, यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन आया था तो ऐसे ही आया था। आगे, यह प्राकृतिक और सिंथेटिक, यह क्या होती है, यह प्राकृतिक और सिंथेटिक उत्पादों जैसे सिगरेट के दहन से भी उत्पन्न होती है। यह हमारे रक्त में प्रवेश करने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को कम करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यह हमारे सजगता को धीमा कर सकती है और हमें भ्रमित और निद्रा मग्न, या हमें ऐसा कुछ हो जाए कि नींद नहीं आएगी, मतलब कि निद्रा को छीन सकती है, निद्राहीनता पैदा कर सकती है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। हम लोग याद रहे कि हम लोग ये सारी चीजें किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, वायु प्रदूषण के अंतर्गत, उसके सब पॉइंट वायु प्रदूषण में क्या क्या चीजें हो सकती हैं पढ़ रहे हैं। यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब इसी प्रकार से CFC भी आ जाता है। क्या आता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसमें क्या होता है, यह एक ऐसी गैसें हैं जो मुख्य रूप से एयर कंडीशन सिस्टम और प्रशीतक से मुक्त की जाती हैं। मतलब जितने भी एयर कंडीशन, मतलब समझते हैं AC, जितने भी AC होते हैं या कूलिंग चीजें जो भी चलती हैं, जो कि गर्म चीजों को ऑब्जर्व करके ठंडी हवा देती हैं, तो उस ठंडी गर्म चीज को बाहर तो निकालना ही पड़ेगा, तो AC का काम वही होता है। तो वहां पर निकलने वाली जो गैसें होती हैं वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, जब इसे वायु में जारी किया जाता है तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल में जाते हैं। आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है, क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, मध्य मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है, बाह्य मंडल क्या है, ये आप देख लीजिए, पहले के लेक्चर में हो चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समताप मंडल दूसरी ही लेयर है आपका, ये 20 से 50 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल में जाता है, ओजोन लेयर यहीं पाई जाती है, जहां वो कुछ अन्य गैसों के संपर्क में आते हैं, जिसे ओजोन परत में कमी आती है। मैंने बताया जैसे कि पहले ही कि ओजोन लेयर कहां पाई जाती है, वो पाई जाती है समताप मंडल में ही। और समताप मंडल का डायग्राम आप सब ने अच्छे से देख रखा होगा, क्योंकि वो डायग्राम कुछ NCERT में इस टाइप का बना हुआ है, सबसे नीचे आपका एक है और सबसे ऊपर ऐसे है। तो यहां से यहां तक में आपका क्या हो गया, क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ है। उसके बाद यहां पर आ जाइए, आपका ये क्या हो गया, समताप मंडल है, समताप मंडल है। उसके बाद यहां पर आ जाइए, फिर मध्य मंडल आ जाएगा आपका, मध्य मंडल, फिर यहां पर आयन मंडल। ठीक, क्या आयन मंडल, फिर यहां पर बाह्य मंडल, बाह्य मंडल हो जाएगा आपका। ठीक, बाह्य मंडल हो जाएगा। ये इनकी जो रेंज है वो है कहीं कहीं 13 दिया हुआ है, कहीं कहीं 17 दिया हुआ है, कहीं 20 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर क्षोभ सीमा भी पाई जाती है, इसी पॉइंट पर क्षोभ सीमा, ये सीमा हो जाती है ना, क्योंकि सबसे लास्ट है, सीमा पाई जाती है। फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाता है आपका 50, फिर यहाँ से यहाँ तक में आपका करीब
मान के चलिए 90 किलोमीटर हो जाएगा। तो उसके बाद आयन मंडल आएगा, वो कहीं कहीं 400 किलोमीटर है, और 400 किलोमीटर से अनंत तक चला जाएगा, आपका क्या पता नहीं रहेगा। तो ये समझाने के लिए बता दिया मैंने, इसके पहले डिटेल में चीजें बताई हुई हैं। तो इससे ओजोन परत में कमी आती है। ओजोन पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं सीसा। इसका चौथा पॉइंट इसका है सीसा। कहां कहां पाया जाता है सीसा? पेट्रोल में, डीजल में, लेड बैटरी में, पेंट, हेयर डाई में, ये सब जगह पर सीसा मौजूद होता है। खासकर बच्चों को ये प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को नुकसान और पाचन समस्या का कारण बनता है, और कुछ मामलों में कैंसर का भी कारण बनता है। यूपीएससी ने 2018 में यूपीएससी के 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक, यूपीएससी ने 2018 में सीसा के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, उठा करके आप देख सकते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से ओजोन की बात करते हैं। तो यह वातावरण की ऊपरी परत, मतलब मैंने बताया जैसे कि आपको समताप मंडल में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जमीनी स्तर पर यह अत्यधिक विषाक्त और प्रभाव वाला एक प्रदूषक है। वाहन और उद्योग जमीन स्तर पर ओजोन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। ओजोन हमारी आंखों में खुजली और पानी बनाता है, और यह ठंड और निमोनिया के प्रति हमारे प्रतिरोध को भी कम करता है। ठीक है, इसी प्रकार से आ जाइए नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करते हैं। छठवां पॉइंट है आपका। ठीक, यह स्मॉग और अम्लीय वर्षा के कारण बनता है। इसे पेट्रोल, डीजल और कोयले सहित ईंधन जलाने से उत्पन्न किया जा सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको अच्छा हाँ, 2021 में जब यूपीएससी ने पूछा था ना, तो एक ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड भी था। 2021 के यूपीएससी के पेपर में नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर के साथ में ऑप्शन था। तो जो कोचिंग के सेंटरों ने जो ये सही किया था, जैसे बहुत सबका लगभग 90% का आंसर दिया था, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड सबने मान रखा था, और यूपीएससी ने दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड आंसर दिया। ठीक है, तो अब देखिए डिफरेंस क्या हो सकता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड में यह स्मॉग और अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। इसे पेट्रोल, डीजल और कोयले सहित ईंधन जलाने से उत्पादित किया सकता है। अब वहां पे भी यही सेम था कार्बन मोनोऑक्साइड में, लेकिन वहां पर वर्ड का डिफरेंस, जैसे कि देखिए मैं बताता हूं, तो वर्ड में शब्द को पकड़ना सीखे कि अपूर्ण दहन, कार्बन मोनोऑक्साइड अपूर्ण दहन की बात कर रहा है, और यहां पर सीधा क्या कह रहा है कि कोयला सहित ईंधन जलाने से वो अपूर्ण दहन, मतलब जब कोई चीज जल के थोड़ा सा बच जाए तब कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगी। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड कब होगा? जलाने से उत्पन्न होगा, मतलब जब जल रहा होगा तभी उत्पन्न हो सकता है। अपूर्ण दहन जैसी कोई बात यहां पे नहीं कही गई है। ये पॉइंट देखने वाला है, क्योंकि यहां ऐसे ही पॉइंट से यूपीएससी क्वेश्चन निकालती है। ठीक, तो आगे देख लीजिए। नाइट्रोजन ऑक्साइड में सर्दियों में बच्चों को सांस की बीमारियों के प्रति अति संवेदनशील बना सकता है, मतलब बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, ESPM, सस्पेंड मतलब समझते हो, जाओ निकाल दिया तुम्हें, वो वाला। तो धुएं, धूल और वाष्प के रूप में वायु में ठोस कण होते हैं, जो विस्तृत अवधि के लिए निलंबित रह सकते हैं। सांस लेने पर यह महीन कण हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यह सांस की समस्या पैदा कर सकते हैं। इसीलिए दिल्ली में ये इस टाइप का प्रदूषण कुछ ज़्यादा है। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 भी दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है। यह जलते कोयले, ध्यान से सुनिएगा, यह जलते कोयले से उत्पादित गैस मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट में पाई जाने वाली गैस है। कुछ औद्योगिक प्रक्रियाएं जैसे कागज का उत्पादन, धातुओं का गलना सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन करती हैं। ध्यान से सुन लीजिए, औद्योगिक प्रक्रियाएं कागज का उत्पादन, धातुओं का गलना सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन करती हैं। स्मॉग और एसिड रेन भी इनका सबसे बड़ा योगदान है। सल्फर डाइऑक्साइड फेफड़ों के रोगजनक बन सकता है, या फेफड़ों का रोगी कहा जा सकता है, कि फेफड़ों में जो रोग पैदा होते हैं वो इनकी ही देन कही जा सकती है। स्मॉग की अगर हम बात करें
स्मॉग की अगर हम बात करें तो स्मॉग अक्सर आप दिल्ली एनसीआर में अक्सर देखते रहते हैं, उनके विषय में सुनते रहते हैं, या कोहरे या धुएं का एक संयोजन है। स्मॉग कोहरे की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कालिख या धुआं होता है। वायुमंडल में कुछ रसायनों के साथ सूर्य के प्रकाश की अन्योन क्रिया के फलस्वरूप यह उत्पन्न होती है। फोटोकेमिकल स्मॉग की प्राथमिक घटक ओजोन है। हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सूरज की रोशनी से जुड़ी एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से यह बनता है। ठीक, यह तब बनता है जब गैसोलीन, डीजल चलित वाहनों और तेल आधारित सॉल्वेंट से जारी प्रदूषक ऊष्मा और सूर्य की रोशनी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। शब्द को सुनते जाइए, समझते जाइए इन चीजों को। जैव ईंधन से 4 सबसे गंभीर प्रदूषक कण कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक कार्बनिक पदार्थ और फॉर्मल्डिहाइड ये बनते हैं। जैव ईंधन से 4 सबसे खतरनाक जो प्रदूषण या प्रदूषक बन सकते हैं, उनमें सबसे पहला नाम कार्बन मोनोऑक्साइड का है, दूसरा नाम पॉलीसाइक्लिक कार्बनिक पदार्थ हैं और चौथा फॉर्मल्डिहाइड का है। ठीक है। वायु प्रदूषण में ही आप देखिए, वायु प्रदूषण में ही अब पॉल्यूटेंट क्या क्या होते हैं, प्रदूषक क्या क्या हो सकते हैं, वो हमें देखना है। तो पॉल्यूटेंट क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन ये वीडियो अब कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, तो ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।